जिस राज्य के पास अपने स्वयं के निर्णय लेकर उस पर काम करने का अधिकार है वह संप्रभुता संपन्न राज्य कहलाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, भारत के अंदर और भी राज्य हैं, 29-30 राज्य और है ना, और नेशनल टेरिटरीज भी हैं, तो क्या वे भी संप्रभुता संपन्न राज्य हैं? जैसे सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आज जिस पुस्तक की मैं शुरुआत करने जा रही हूँ उसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। तो इसका पहला चैप्टर है जन्म से पब्बजा तक। इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुता संपन्न कोई राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वत्य, कुरु, पचाल, मच, सोरसेन, अस्य, अमति, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं थे वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कसिनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विंध्य, रामगाम के कोल्य, अलकप के बुली, केसपुत के कालम, रेसपुत के कलिंग। बहुत बहुत साधुवाद। और इस पाठ में जो कि सिद्धार्थ का कुल नाम से पाठ है और ये भाग जो है जन्म से लेकर पवज्जा तक, इसमें किसी बच्चे का या किसी बड़े का कोई प्रश्न हो तो वह आमंत्रित है, कृपया अपना प्रश्न करें। कोई प्रश्न है तो वह आमंत्रित है, कृपया प्रश्न करें। इसमें लिखा है कि उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुता संपन्न कोई राज्य नहीं था। प्रभुता संपन्न कोई राज्य नहीं था, इस बात का क्या मतलब है ये बताएं। प्रभुता संपन्न क्या होता है? प्रभुता क्या होती है? इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉवरन पावर। क्या होती है सॉवरन पावर? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। देखिए, आज भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, तो इसका मतलब ये है कि वह किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, यानी कि भारत कोई भी काम करेगा तो उसमें उसके स्वयं के निर्णय शामिल होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से पाकिस्तान जो कि एक देश है, चीन एक देश है, अमेरिका एक देश है, अगर ये देश भारत को कुछ करने के लिए कहें और भारत उनके दबाव में आकर या उनके आदेश का पालन करे, तो क्या भारत संप्रभुता संपन्न राज्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इसी प्रकार से जिस राज्य के पास अपने स्वयं के निर्णय लेकर उस पर काम करने का अधिकार है वह संप्रभुता संपन्न राज्य कहलाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, भारत के अंदर और भी राज्य हैं, 29-30 राज्य और है ना, और नेशनल टेरिटरीज भी हैं, तो क्या वे भी संप्रभुता संपन्न राज्य हैं? जैसे कि दिल्ली है, एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ना, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, क्या ये भी प्रभुता संपन्न राज्य हैं? आपकी नॉलेज भी इससे बढ़ेगी। आपके पॉलिटिकल साइंस कोई भी इसका पेपर देगा और कभी भी आपको ऐसे सवाल आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसको ऐसा ना समझें कि ये सवाल काम का नहीं है, इससे आपकी जानकारी बेहतर होगी। तो बताइए, क्या ये जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं, क्या वे संप्रभुता संपन्न हैं? नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि सबके अलग अलग अपने मिनिस्टर्स हैं और सबके अलग अलग अपने रूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक है पर मतलब उसके पर सबके अपने अलग अलग रूल हैं। चलो देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद मंथन के लिए, क्योंकि उसने प्रयास किया। प्रयास बहुत ज़रूरी है।
अभी मैंने जो बात कही है वो शायद आप लोगों ने ढंग से समझी नहीं। जो मैंने संप्रभुता की जो परिभाषा बताई उसे समझा नहीं। यानी कि एक ऐसा निर्णय जिसके ऊपर कोई निर्णय ना हो, जिसके निर्णय को कोई चैलेंज ना कर सके, चुनौती ना दे सके। अगर ऐसा निर्णय लेने की किसी के पास क्षमता है, शक्ति है, तो वह संप्रभुता संपन्न कहलाएगा। अब भारत के जो राज्य हैं, क्या वे अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसको कोई चुनौती दे सकता है या नहीं दे सकता है? जैसे भारत के निर्णय को अपने अंदर लेने, जो भी काम करने हैं उसको, उसके लिए कोई भी निर्णय लेता है तो वो अनचैलेंजेबल है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। अमेरिका आके उसको ये नहीं बोल सकता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। पाकिस्तान उसको नहीं बोल सकता है। तो ऐसा ही क्या अगर मान लो बिहार राज्य ने कोई डिसीजन लिया तो उसको कोई चुनौती दे सकता है या नहीं दे सकता? या वो भी संप्रभुता संपन्न है? दे सकता है। केंद्र के पास जो सबसे बड़ी जो पावर है वो केंद्र के पास है। अगर यही पावर बिहार के पास हो जाएगी तो बिहार कभी भी अपने आप को भारत से अलग करके एक राज्य घोषित कर देगा, देश घोषित कर देगा। इस चीज़ को समझना चाहिए। जब आप भारत के संविधान को पढ़ोगे तो उसमें जो व्यवस्था, संघीय व्यवस्था की गई है, उसमें ये समझ में आती है। मैं मोटे मोटे तौर पर समझा रहा हूँ। इसी तरह से उस समय भगवान बुद्ध के समय में किस तरह के राज्य थे उनको समझना जरूरी है। तो कुछ राज्य तो ऐसे थे जो प्रभुता संपन्न राज्य थे, यानी कि जिनके निर्णय वे खुद लेते थे, उनके निर्णय को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ ऐसे राज्य नहीं थे, और कुछ राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, लेकिन कुछ राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था उसका मतलब ये था कि वह राजा ही संप्रभु है। लेकिन जिस राज्य पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, इसका मतलब क्या है कि उस पर कई राजाओं का अधिकार था, और उसको गण व्यवस्था कहा जाता था, है नहीं? उसे क्या था? गण व्यवस्था। अब जो राजतंत्र प्रणाली है, आज लोकतंत्र प्रणाली है, दोनों में फर्क है। तो क्या फर्क है बताएगा कोई? राजतंत्र प्रणाली और लोकतंत्र प्रणाली। राजतंत्र प्रणाली में एक राजा होता है और राजा निर्णय लेता है, ठीक है। और लोकतंत्र प्रणाली में होता तो उसमें भी राजा है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उसको चुनने का अधिकार पब्लिक के पास होता है, जनता के पास होता है ना। वो कोई वंशानुगत नहीं है कि राजा के घर में पैदा हो गया तो राजा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, क्या कह रहे थे हम? गण व्यवस्था की बात कर रहे थे अपने। इसी प्रकार से जैसे कि आज लोकतंत्र व्यवस्था है, तो लोकतंत्र में तानाशाही नहीं हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन लेने हैं, लेकिन उसके पास एक कैबिनेट है, कैबिनेट से वो सलाह मशुरा करेगा। हालांकि निर्णय अपना ही लेता है वो जो है, और 5 साल तक राज करेगा। 5 साल तक अगर उसके निर्णय गलत हुए, तानाशाही निर्णय हुए, तो 5 साल के बाद जनता उसको चेंज कर सकती है। तो इसी प्रकार से जो है उस वक्त भगवान बुद्ध के समय में जिन राज्यों में किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, अनेकों राजाओं का अधिकार था, वहाँ पर गण व्यवस्था मौजूद थी। गण व्यवस्था कैसी होती थी कि कुछ लोग होते थे जिनको कह सकते हैं कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल, है ना, और वे निर्णय लिया करते थे, और वे भी खुद से निर्णय ले सकते थे। वे भी, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम लोग जो हैं 20 लोग इकट्ठे हुए हैं और किसी बात पर निर्णय लेना है, तो किसी बात पर निर्णय लेने के लिए हम मत विभाजन करेंगे कि भाई बताइए इस बात के पक्ष में कितने लोग हैं और इस बात के विपक्ष में कितने लोग हैं। तो सब हाथ खड़ा करेंगे, भाई मैं इसके पक्ष में हूँ, कुछ लोग हाथ खड़ा करेंगे मैं विपक्ष में हूँ। तो बहुमत के आधार पर अधिकतम लोग जिसके पक्ष में होंगे उस निर्णय को ले लिया जाएगा, और उस निर्णय पर अमल करने के लिए क्या वे ही लोग काम करेंगे जिन्होंने उसके पक्ष में हाथ उठाया है? नहीं। व्यवस्था ये थी कि चाहे किसी ने किसी भी पक्ष में हाथ उठाया हो, लेकिन निर्णय हो जाने के बाद, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जो भी निर्णय हुआ उस पर सारे सदस्य एक रूप होकर सहमत होंगे। ये गण व्यवस्था थी। शक्ति का निर्माण तभी होगा ना, तभी संगठन बनेगा। तो ये उस तरह की व्यवस्था थी उस समय कि किन्हीं किन्हीं राज्यों पर, कुछ बड़े बड़े राज्य थे, जैसे कि राजा पसेंदी का राज्य था और राजा बिम्बसार का राज्य था। तो ये बड़े बड़े राज्य थे जिनके पर एक ही राजा का अधिकार था, लेकिन छोटे छोटे गण भी थे, जैसे कि शाक्यों का गढ़ था, लिच्छवियों का गढ़ था, कोलीय गढ़ था। तो ये जो गण व्यवस्था थी, गढ़ जो छोटे छोटे राज्य थे, इन पर कई राजाओं का अधिकार था, और वो राजा कहें या फिर उनको प्रधान कहें, कुछ भी कह सकते हैं, वे सभी लोग मिलकर
आपसी सहमति से निर्णय लिया करते थे, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया करते थे और उसको फिर सभी लोग मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करते थे। ठीक है, तो अगला पार्ट पढ़ने के लिए